हेलो एवरीवन, दिस इज पूजा शर्मा फ्रॉम पूजा शर्मा क्लासेज। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं संस्कृत को। यूपी टेट 2013 का पेपर है। 27 जून 2013 को यह परीक्षा हुई थी और इसमें हम आज संस्कृत के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को करेंगे। तो हमारे साथ जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। हमने सीडीपी और ईबीएस के कंप्लीट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनको कंप्लीट करा दिया है। तो आपने अभी तक उनको नहीं देखा है तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वहां से देख सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने इनका एनालिसिस कराया है, तो आपको बहुत ही इसमें यानी कि आपके एग्जाम के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत को। तो चलिए, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। फ्री नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आता है आपका कि दत्त में कौन सा प्रत्यय है। दत्त में कौन सा प्रत्यय है, तो आपको बताना है कौन सा प्रत्यय है। कत प्रत्यय है, कत्वा प्रत्यय है, या अनियर प्रत्यय है, या यत प्रत्यय है। तो दत्त में कौन सा प्रत्यय है, तो इसमें कत प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है, इसमें कत प्रत्यय है। इसका ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाता है। क्या हो जाता है, दत्त में कत प्रत्यय है। प्रत्यय को समझते हैं। प्रत्यय होता क्या है, प्रत्यय का मतलब होता है जो आपका लास्ट में जो शब्द लगता है, यानी कि जो अंत में लगता है, वही आपके क्या होते हैं, प्रत्यय होते हैं। जैसे बात करते हैं दत्त, तो यहाँ पर जो त लगा है तो यही आपका क्या बन जाता है, कत प्रत्यय बन जाता है। यही आपका क्या बन जाता है, कत प्रत्यय बन जाता है। जैसे बात करते हैं अनियर की, आपको दे दिया जाए दानीय, तो यहाँ पे दानीय में निय लग रहा है, तो इसमें कौन सा प्रत्यय हो जाता है, तो इसमें अनियर प्रत्यय हो जाता है। इसी तरीके से आपको दे दिया जाए दात्वा, दात्वा दे दिया जाए तो इसमें त्वा लग रहा है, तो त्वा आपका क्या बन गया, कत्वा बन गया। क्या बन गया, त्वा आपका क्या बन गया, कत्वा बन गया। तो कत्वा प्रत्यय हो जाएगा। इस तरीके से जो प्रत्यय होते हैं कहाँ पर लगते हैं, अंत में लगते हैं, वही आपके प्रत्यय कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि सह अत्र तिष्ठेत रेखांकित शब्द में मूल धातु तथा लकार है। सह अत्र तिष्ठेत रेखांकित शब्द में मूल धातु और लकार है। तो स्था लट लकार है, स्था विधिलिंग लकार है, तिष्ठ लट लकार है, या तिष्ठ लोट लकार है। तो आपको बताना है इसमें कौन सा लकार है। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2। क्या हो जाता है, स्था विधिलिंग लकार। स्था विधिलिंग लकार हो जाता है इसमें धातु और लकार। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, युष्मांक ग्रह कुत्र अस्ति। युष्मांक ग्रहम कुत्र अस्ति, तो आपको बताना है कि युष्मांक ग्रहम कुत्र अस्ति में सर्वनाम है। सर्वनाम का पूछा है, तो सर्वनाम क्या होते हैं आपको पता होने चाहिए। जो आपके संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वही आपके क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहते हैं। जो संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर जो प्रयोग किए जाते हैं, जो प्रयुक्त होते हैं वही आपके क्या होते हैं, सर्वनाम होते हैं। यहाँ तक बात क्लियर। जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वही आपके सर्वनाम होते हैं। तो युष्मांक ग्रहम कुत्र अस्ति, तो इसमें सर्वनाम बताना है। तो संज्ञा कहाँ पर लगती है आपकी, यहाँ पर आती है संज्ञा, तो इसमें संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम आ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है कि युष्मांक ग्रहम कुत्र अस्ति। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1 युष्मांक। युष्मांक संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है, तो हमारा क्या बन गया, सर्वनाम बन गया। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर आपका 4 आता है कि अस धातु लट लकार मध्यम पुरुष का बहुवचन का रूप बताना है। कि अस धातु लट लकार, यहाँ पे लट नहीं है, लट लकार है, लट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप बताना है। तो क्या होता है, आस्ताम होता है, या फिर श्याताम होता है, आस्तम होता है, या आश्व होता है।
तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3 आस्तम। आस्तम क्या हो जाता है, लड़ लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप हो जाता है, किसमें, अस धातु में। अस धातु में लड़ लकार मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप हो जाता है, क्या हो जाता है, आस्तम। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाता है। आस्तम है वह क्या हो जाता है, मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप हो जाता है अस धातु में। क्वेश्चन नंबर 5 आता है आपका कि आता है के लिए संस्कृत में क्रिया प्रयुक्त होगी। आता है के लिए संस्कृत में कौन सी जो क्रिया होती है वह प्रयुक्त होती है, तो प्रतिगच्छति है, निर्गच्छति है, आगच्छति है या अवगच्छति है। आता है के लिए संस्कृत में कौन सी क्रिया होती है वह प्रयुक्त होती है, तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3 आगच्छति है वह आता है के लिए संस्कृत में क्रिया है वह उपयोग की जाती है, प्रयुक्त की जाती है। क्वेश्चन नंबर आपका 6 आता है कि निम्न में से कौन सा पद अव्यय है। अव्यय पद बताना है, कौन सा पद अव्यय है, राम है, लता है, यथा है, गुरु है। तो आपको बताना है कि अव्यय पद कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3 यथा। यथा क्या है आपका अव्यय पद है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर आपका 7 है कि ज्ञात्वा में कौन सी धातु है। ज्ञात्वा में धातु बतानी है, कौन सी है, ज्ञा है, ज्ञात है, ज्ञ है या ज्ञान है। तो ज्ञात्वा में धातु है आपकी ज्ञा। ज्ञा धातु है आपकी किसमें, ज्ञात्वा में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर आपका 8 है कि पुष्पम में लिंग है। पुष्पम में कौन सा लिंग है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसक लिंग है या प्रयुक्त सभी लिंग हैं। तो आपको बताना है कि पुष्पम में कौन सा लिंग है, तो यह आपका क्या हो जाता है, अकारांत हो जाता है, अकारांत नपुंसक लिंग हो जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाता है, क्या हो जाता है, नपुंसक लिंग, पुष्पम में नपुंसक लिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका कि प्रतिदिन में समास है। प्रतिदिन में आपको समास बताना है, कौन सा है, कर्मधारय है, तत्पुरुष समास है, अव्ययी भाव समास है या द्वंद्व समास है। तो प्रतिदिन में कौन सा समास है, इसका सही आंसर हो जाता है अव्ययी भाव। अव्ययी भाव यानी कि जहाँ पर क्या होता है आपका प्रतिदिन आ जाए, या फिर आपको यानी क्या होता है इसमें जो आपका अव्ययी भाव समास होता है, इसमें जो पहला पद होता है, जो पहला पद होता है वह क्या होता है आपका अव्यय होता है। क्या होता है, अव्यय होता है। और जो दूसरा पद होता है वह आपका क्या होता है, जो दूसरा पद होता है वह आपकी संज्ञा होता है। यहाँ तक बात क्लियर, संज्ञा होता है। तो आपको बताना था कि प्रतिदिन में कौन सा समास है, तो प्रत्यय आपका क्या बन गया, आपका अव्यय बन गया, दिन आपका क्या बन गया, आपकी संज्ञा बन गई। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका कि उपेंद्र का संधि विच्छेद है। उपेंद्र का संधि विच्छेद बताना है आपको, उपधन इंद्र है या उपधन ऐन्द्र है या उपाधन इंद्र है या उपधन इंद्र है। तो उपेंद्र का आपको संधि विच्छेद बताना है, इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1 उपधन इंद्र। उपधन इंद्र से हमारा क्या बनता है, उपेंद्र बनता है। उपधन इंद्र से हमारा क्या बन जाता है, उपेंद्र बन जाता है। और इसमें संधि की बात करते हैं तो इसमें कौन सी संधि हो जाती है, तो इसमें गुण संधि हो जाती है। उपेंद्र में कौन सी संधि हो जाती है, तो गुण संधि हो जाती है। और इसका जो सूत्र है क्या है, आध गुणः। क्या सूत्र है इसका, आध गुणः। आध गुण इसका क्या बन जाता है, सूत्र बन जाता है। और आपको पता होना चाहिए जब आपकी जो गुण संधि है, इसको पहचानने की एक ट्रिक है, इसको पहचानने की ट्रिक है जहाँ पर आपको एक मात्रा दिख जाए, जहाँ पर आपको एक मात्रा दिख जाए वही आपकी क्या हो जाती है, गुण संधि हो जाती है। गुण संधि का सूत्र है आध गुणः। और उपेंद्र का जो संधि विच्छेद हो जाता है उपधन इंद्र हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर आपका 11 है कि भानुना में विभक्ति है। भानुना में विभक्ति है तो आपको बतानी है कौन सी विभक्ति है, द्वितीय विभक्ति है, तृतीय विभक्ति है, चतुर्थी विभक्ति है या पंचमी विभक्ति है। तो भानुना में कौन सी विभक्ति हो जाती है तो आपको बतानी है। तो इसका सही आंसर हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर हो जाता है भानुना में आपकी तृतीय विभक्ति हो जाती है। भानुना में आपकी तृतीय विभक्ति हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर आपका 12 है कि व्याकरण के त्रिमुनियों में कौन नहीं आता है।
व्याकरण के जो त्रिमुनि हैं उनमें कौन नहीं आता है? तो संकटायन, महर्षि पतंजलि, पाणिनि और कात्यायन। तो आपको बताना है, मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको संस्कृत की सभी क्लासेस को कराया है। तो आपको बताना है कि जो व्याकरण के त्रिमुनि हैं उनमें कौन सा त्रिमुनि है वह नहीं आते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1, संकटायन है वह त्रिमुनियों में नहीं आते हैं। त्रिमुनि कौन कौन से होते हैं? तो महर्षि वाल्मीकि होते हैं, पाणिनि होते हैं और कात्यायन। यह आपके क्या हो जाते हैं? तीनों त्रिमुनि हो जाते हैं। यहाँ तक बात क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर आपका 13 है कि तिष्ठति में धातु है। तिष्ठति में कौन सी धातु है? तो गच्छ है, स्था है, तिष्ठ है या तिस्थ है। तिष्ठति में कौन सी धातु है? तो इसका सही आंसर हो जाता है स्था धातु है। तिष्ठति में स्था धातु हो जाती है। क्वेश्चन नंबर आपका 14 आता है कि सप्तविंशति शब्द का अर्थ है। सप्तविंशति शब्द का अर्थ है, इसे हम क्या बोलते हैं? सप्तविंशति को संस्कृत में तो विंशति को हम बोलते हैं, विंशति को हम क्या बोलते हैं? 20 बोलते हैं। और सप्त लग जाता है, आपका सप्त लग रहा है तो सप्त का मतलब होता है 7 और कितना हो गया इनको मिलाकर 27। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाता है। संस्कृत में सप्तविंशति का अर्थ क्या हो जाता है? 27 हो जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 आता है कि किमेव ही मधुरा नाम मंडन नाकृति नाम पंक्ति उद्दतः। तो आपको बताना है इसमें कौन सी पंक्ति है वह उद्धत है। तो यह मुद्रा राक्षस से है या मृच्छ कटकम से है या अभिज्ञान शाकुंतलम से है या स्वप्नवास बद्धतम से है। तो आपको बतानी है कि किमेव ही मधुरा नाम मंडन नाकृति नाम। तो इस पंक्ति यह कहाँ से उद्धत है? तो इसका सही आंसर हो जाता है अभिज्ञान शाकुंतलम से। कहाँ से? अभिज्ञान शाकुंतलम से यह आपकी संबंधित हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें क्या होता है कि जो दुष्यंत था उसने शकुंतला की सुंदरता का वर्णन किया था। दुष्यंत था उसने क्या किया था? जो शकुंतला थी उसकी सुंदरता का वर्णन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 16 है आपका कि भीतरार्थाम भय हेतु सूत्र का प्रयोग किया जाता है। भीतरार्थाम सूत्र जो भीतराधाम भय हेतु जो सूत्र है उसका प्रयोग किया जाता है। किसमें किया जाता है? कर्म कारक में, करण कारक में, संप्रदान कारक में या अपादान कारक में। तो भीतरार्थाम भय हेतु सूत्र का प्रयोग किसमें किया जाता है? अपादान कारक पंचमी विभक्ति में इसका प्रयोग किया जाता है। अपादान कारक पंचमी विभक्ति में इसका प्रयोग किया जाता है। किस सूत्र का? तो भीतरार्थाम भय हेतु इस सूत्र का प्रयोग किया जाता है अपादान कारक में पंचमी विभक्ति में। यहाँ तक बात क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर आपका 17 है। जैसे बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसकी वृद्धि संज्ञा नहीं है? यानी कि किसकी जो वृद्धि संज्ञा होती है वह नहीं है? आ की, औ की, ओ की या ए की। तो वृद्धि संज्ञा बतानी है किसकी नहीं है। तो इसमें ओ की जो वृद्धि संज्ञा होती है वह नहीं है, नहीं पूछा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाता है। आ में आपकी वृद्धि होती है, ओ में आपकी वृद्धि होती है और ए में भी आपकी क्या होती है? वृद्धि संज्ञा होती है। इसमें क्या होती है? वृद्धि संज्ञा होती है। इसके सूत्र की बात करते हैं, वृद्धि संज्ञा के सूत्र की बात करते हैं तो वृद्धिरादेच। क्या सूत्र है इसका? वृद्धिरादेच इसका सूत्र है, वृद्धिरादेच इसका सूत्र है। यहाँ तक बात क्लियर? और इसको पहचानने की एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है, जहाँ पर आपको जो बड़ा वाला है वह दिख जाए वहाँ पर आपकी क्या होती है? वृद्धि संज्ञा होती है। या तो आपको बड़ा आ दिख जाए, बड़ा ओ दिख जाए या बड़ी ए दिख जाए, वहाँ पर क्या हो जाएगी? वृद्धि संज्ञा हो जाएगी। इसमें नहीं पूछा है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 3 है वह सही हो जाता है। ओ में आपकी वृद्धि संज्ञा नहीं होती है क्योंकि यह छोटा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 आता है
कि अकर्मक और सकर्मक का संबंध है। अकर्मक और सकर्मक का संबंध बताना है, संज्ञा से है, सर्वनाम से है, क्रिया से है या विशेषण से है। जो अकर्मक और सकर्मक क्रिया होती हैं, संस्कृत में दो क्रियाएं होती हैं आपकी, कौन कौन सी होती हैं, अकर्मक और सकर्मक होती हैं। तो इनमें बताना है तो यह क्या होती हैं, संज्ञा होती हैं, सर्वनाम होती हैं, क्रिया होती हैं या विशेषण होती हैं। तो यह क्या होती हैं, यह क्रिया होती हैं। क्या होती हैं, क्रिया होती हैं अकर्मक और सकर्मक। यहाँ तक बात क्लियर। जैसे अकर्मक क्रिया की बात करते हैं तो गीता गाती है, अकर्मक क्रिया क्या हो जाती है, जैसे गीता गाती है, इसमें क्या बन गई आपकी अकर्मक। और सकर्म की बात करते हैं तो श्याम पुस्तक पढ़ता है, श्याम पुस्तक पढ़ता है, तो इसमें आपकी क्या हो गई, आपकी सकर्मक क्रिया हो गई। तो यह आपकी अकर्मक हो गई और यह आपकी सकर्मक क्रिया हो गई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है कि संधि कहते हैं, संधि किसको कहते हैं, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, दो पदों के मेल को संधि कहते हैं, दो वाक्यों के मेल को संधि कहते हैं, या दो से अधिक पदों के मेल को संधि कहते हैं। तो आपको बताना है कि संधि किसे कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1, दो पदों के मेल को संधि कहते हैं, दो पदों के मेल को संधि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है आपका, घनश्यामः में कौन सा समास है। क्वेश्चन नंबर 20 का आपको बताना है कि घनश्याम में कौन सा समास है, कर्मधारय समास है, अव्ययीभाव समास है, द्विग समास है या द्वंद्व समास है। घनश्याम की बात करी है तो इसका राइट आंसर हो जाता है कर्मधारय। कर्मधारय में आपका घनश्याम जो समास है कर्मधारय समास है। नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें क्या होता है, विशेषण और विशेष्य की बात होती है। क्वेश्चन नंबर आपका 21 आता है कि पठताम रूप किस लकार, पुरुष और वचन का है। जो पठताम रूप है वह किस लकार का और किस पुरुष का वचन है। तो आपको बताना है लोट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन है, लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन है, लोट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन है, या लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन है। तो आपको बताना है कि पठताम में कौन सा तो लकार है, पुरुष है और वचन है। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1 कि पठता में लोट लकार है, प्रथम पुरुष है और द्विवचन है। लोट लकार में क्या है, पठता में क्या है, लोट लकार है, प्रथम पुरुष है और द्विवचन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर आपका 22 है कि अत्यधिक में संधि है। अत्यधिक में आपको बतानी है कौन सी संधि है, गुण संधि है, वृद्धि संधि है, यण संधि है या हल संधि है। तो जो अत्यधिक है इसमें कौन सी संधि हो जाती है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है, इसमें यण संधि हो जाती है। इसमें क्या हो जाती है, अत्यधिक में यण संधि हो जाती है। जैसे बात करते हैं अति प्लस अधिक, इनको मिलाकर के हमारा क्या बनता था, अत्यधिक बनता है। अब बात करते हैं, जैसे यहाँ पर आपका ति है तो इसमें ई आ गया, और यहाँ पे अ है आपका, यहाँ पे क्या है आपका अ है, ई और अ को मिलाकर के हमारा क्या बन जाता है, य बन जाता है। ई और अ को मिलाकर हमारा क्या बन जाता है, य बन जाता है। तो इसमें हमारी यण संधि हो जाती है। और जो यण संधि होती है इसका सूत्र कौन सा होता है, तो ई को यणची, ई को यणचे आपका सूत्र हो जाता है। यहाँ तक बात क्लियर, ई को यणचे इसका सूत्र हो जाता है। ई और अ का मेल होता है तो इसमें य बन जाता है, ई को यणचे इसका सूत्र हो जाता है। तो अत्यधिक में आपकी यण संधि हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 23 आता है कि रे वर्ण का उच्चारण स्थान है। रे वर्ण का उच्चारण स्थान बताना है आपको, कंठ है, मूर्धा है, दंत है या ओष्ठ है। तो री वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाता है मूर्धा। मूर्धा क्या है, इसका सही आंसर है रे वर्ण का उच्चारण स्थान। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है आपका, क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, क्वेश्चन नंबर 24 है आपका कि संस्कृत में धातु रूप कहते हैं। संस्कृत में जो धातु रूप है उसे कहते हैं, संज्ञा को कहते हैं, सर्वनाम को कहते हैं, क्रियापद को कहते हैं या प्रत्यय को कहते हैं। जो धातु रूप होते हैं किसे कहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर
सी यानी कि जो 3 है आपका, क्रियापद को हम कहते हैं धातु रूप। जो ऑप्शन नंबर 3 है आपका, क्रियापद को हम क्या कहते हैं, धातु रूप कहते हैं। जैसे जो आपकी संज्ञा होती है और सर्वनाम होता है, इन इन पदों को हम क्या कहते हैं, शब्द रूप कहते हैं। जबकि जो क्रियापद होती है वह आपकी क्या कहलाती है, धातु रूप कहलाती है। संज्ञा और सर्वनाम क्या कहलाते हैं, संज्ञा और जो सर्वनाम है आपके, यह आपके क्या कहलाते हैं, यह आपके क्या कहलाते हैं, शब्द रूप कहलाते हैं, शब्द रूप कहलाते हैं। और जो आपकी धातु रूप है वह क्रियापद कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 25 है आपका कि नैनम छिदन्ति सत्राणि नैनम दहति पावक नैनम यानी कि न चैनम कलंद्यापो न शोषयति मारुता। तो आपको बताना है कि यह जो श्लोक है यह कहाँ पर लिखा गया है, श्रीमद् भागवत गीता में, या जो गीता नीति शतकम में, या भाविनी विलास में, या फिर कुमार संभव में। तो नैनम छिद्रन सत्राणि नैनम दहिति पावक न चैनम कलंद्यापो न शोषयति मारुता। तो यह जो श्लोक है कहाँ पर लिखा गया है, यह आपका श्रीमद् भागवत गीता में लिखा गया है। श्रीमद् भागवत गीता में इसका वर्णन किया गया है। यहाँ तक बात क्लियर। और अध्याय की बात करते हैं तो अध्याय कौन सा है आपका, अध्याय 23वां है। अध्याय 23वां है, इसमें इसका वर्णन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अध्याय 23वां नहीं है, यह दूसरे अध्याय का दूसरे अध्याय का दूसरे अध्याय का दूसरे अध्याय का जो 23वां श्लोक है उसमें है। ठीक है, 23वां अध्याय नहीं है आपका, जो दूसरा अध्याय है उसका 23वां श्लोक है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर आपका 26 है कि त्रिवेणी पद में कौन सा समास है। त्रिवेणी पद में कौन सा समास है, द्वंद्व समास है, तत्पुरुष समास है, अव्ययीभाव समास है, द्विग समास है। तो कौन सा समास है त्रिवेणी पद में, तो आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, द्विग समास त्रिवेणी पद में हो जाता है। द्विग समास त्रिवेणी पद में हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 26 है आपका कि अपभवन में लकार है। अपभवन में कौन सा लकार है, जो अभवन है उसमें कौन सा लकार है, लट है, लोट है, विदलिंग है, लड़ है। तो इसमें कौन सा लकार हो जाता है, तो इसमें लड़ लकार हो जाता है। यानी कि अभवन है, यहाँ पे अ लग जाता है इसमें, तो आपका क्या बन जाता है, लड़ लकार बन जाता है। क्या बन जाता है, लड़ लकार बन जाता है, आपको पता होना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 28 है, हसत रूप है। हसत रूप है लट लकार का, लट लकार का, विदलिंग लकार का, या लोट लकार का। हसत रूप किसका है, तो यह लट लकार का है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाता है। जो हसत रूप है, जो हसत रूप है आपका किसका है, यह लट लकार का है और मध्यम पुरुष का बहुवचन है। मध्यम पुरुष का क्या है, बहुवचन हो जाता है। मध्यम पुरुष मध्यम पुरुष का क्या हो जाता है, बहुवचन हो जाता है। यहाँ तक बात क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है कि माहेश्वर सूत्रों की संख्या की बात करते हैं, कितनी संख्या होती है। माहेश्वर सूत्रों की कितनी संख्या होती है, 13 होती है, 14 होती है, 15 होती है, या 16 होती है। तो माहेश्वर जो सूत्र होते हैं कितने होते हैं, तो आपके 14 माहेश्वर सूत्र होते हैं। यहाँ तक बात क्लियर। 14 क्या होते हैं, आपके माहेश्वर सूत्र होते हैं। मैंने आपको इनको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया है कि माहेश्वर सूत्र क्या कौन कौन से होते हैं, इसमें स्वर व्यंजन कितने होते हैं, और इसमें आपको बताने हैं कि जो प्रत्यय होते हैं उनको कैसे बनाते हैं, वह भी आपको मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से कराए हैं। तो आप संस्कृति वाली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है, इसका आंसर हो गया था आपका 14। माहेश्वर सूत्रों की संख्या 14 होती है। क्वेश्चन नंबर 30 आता है कि अपादान कारक में कौन सी विभक्ति होती है। अपादान कारक में कौन सी विभक्ति होती है, प्रथमा, पंचमी, तृतीय, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि जो अपादान कारक होता है इसमें कौन सी विभक्ति होती है, तो इसमें पंचमी विभक्ति होती है। जो अपादान कारक होता है इसमें कौन सी विभक्ति होती है,
पंचमी विभक्ति होती है। यहाँ तक बात क्लियर। चलिए नेक्स्ट नहीं है आपका 30 क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट हो चुके हैं। तो मिलते हैं आपका आगे की नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरीके से हमने सभी प्रीवियस ईयर पेपर को करा रहे हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए। इसके बाद संस्कृत के बाद हम हिंदी को कंप्लीट कराएंगे। तो हमारी जो संस्कृत है इसको आपको बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि आपको क्या करना है कि आपने जो भी चीज़ें पढ़ी हैं उन्हीं को आपको बार बार को रिवीजन करते रहना है। क्योंकि जो चीज़ें आती हैं उनको अगर आप गलत कर देते हैं तो जो चीज़ें नहीं आती तो वह आप कैसे कर पाएंगे। आप ज़्यादा के चक्कर में मत पड़िए ज़्यादा। आपको सबसे पहले क्या करना है, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनको कंप्लीट करना है, उनको लगाना है। इसके बाद आपको क्या करना है, जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग सभी क्लासेस को करना है। अपने आप मार्केट से यानी कि जो आपका प्रिंट आउट से आप सिलेबस निकलवा लीजिए, और वहाँ से आप जब सिलेबस निकलवा लेंगे तो आप जहाँ पर पढ़ते हैं आपका जो स्टडी रूम है टेबल, और वहाँ पे आप अपने सिलेबस को रख लीजिए और आप उसमें देखिए कौन कौन से जो टॉपिक मेंशन कराए रखे हैं तो उनको ही आपको सिर्फ सर्च करके पढ़ना है, ना कि आपको ज़्यादा फालतू का पढ़ना है। क्योंकि चीज़ें आपको वही पढ़नी है जो आपके एग्ज़ाम के लिए आती हैं, जो पूछी जाती हैं, बाकी आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है। इस तरीके से आप अपनी तैयारी को करते हैं, आपको जो तैयारी है बहुत अच्छे से हो जाएगी। डेली के आप 3 से 4 घंटा दीजिए अपनी पढ़ाई को, लेकिन आपको रेगुलर देने हैं तो देने हैं। इसमें आपको कोई भी निसंदेह नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है कि कोई भी यानी कि आपको 3 से 4 घंटा पढ़ना है तो पढ़ना है, और बस अपनी पढ़ाई को फोकस करना है। बाकी काम इधर उधर के होते रहेंगे, अपनी पढ़ाई को फोकस कीजिए। तो मिलते हैं आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।